नमस्कार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। मैं हूं प्रेम कुमार। देश में आज महत्वपूर्ण दिन है। 2024 के लिए दो बड़े गठबंधन दल इकट्ठा हुए हैं। एक अपोजिशन है, जिसने अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा है, और एक एनडीए है जिसका नेतृत्व विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी को इस कुनबे का के गठबंधन, इस कुनबे के घटक दल अपना नेता मानते हैं। और इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उसमें अभी साझा नेतृत्व की बात की जा रही है। एक बात तो है कि नेतृत्व है तभी तो 26 दल इकट्ठा हुए हैं। अगर नेतृत्व नहीं होता तो 26 दल इकट्ठा कैसे होते। लेकिन वो एक नाम नहीं है जो कह सके कि नरेंद्र मोदी बनाम ये। हमारे लोकतंत्र का वो स्वरूप भी नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर नहीं, इसी परिस्थिति के गिर्द हम चर्चा इस बात पर करना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी, इन दोनों के बीच दलों को अपने साथ लेने की स्पर्धा क्यों दिख रही है। पहले तो दल सांसदों को अपने साथ लेने की स्पर्धा करते थे, क्योंकि सांसद मैजिक फिगर देता है, सांसद सत्ता पे पहुंचाता है, सत्ता में बने रहने की गारंटी देता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो छोटे छोटे दलों की संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां भी छोटे दल बड़े दल को बड़ा फिगर, यानी सांसदों का बड़ा फिगर हासिल करने में मदद देता है। और जो कमी रह जाती है उसको ये छोटे दल अपने पास हासिल संख्या उपलब्ध करा करके उनकी मदद करते हैं। तो आप देख लीजिए, एनडीए की सरकार 2019 में बनी, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल गया। लेकिन वो अपने दम पर जो सांसदों की संख्या मिली 303, क्या वो वास्तव में उनके अपने दम पर थी? नहीं। उस समय भी एनडीए के साथ जो छोटे छोटे दल थे जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया था, उनके वोट को अपने पास शिफ्ट करा करके उन्होंने ये संख्या हासिल की थी। लेकिन जब सरकार में आ गए तो क्या उन छोटे दलों को उन्होंने पूछा? नहीं। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो उनसे अलग होते चले गए। यानी अब एक बार फिर जब चुनाव का वक्त आया है तो कुनबा बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई और उनको जोड़ रहे हैं। हम आपको कारण समझा रहे हैं कि कैसे कभी सांसदों की को इकट्ठा करना जरूरी हो जाता है, कभी छोटे दलों को इकट्ठा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबके मूल में जो है, लोकतंत्र में मतदाताओं का सबसे ज्यादा बहुमत हासिल करने की स्पर्धा क्यों नहीं है। यही है लोकतंत्र की कमी भी, और यही है वर्तमान लोकतंत्र में कमियों का इलाज भी। कमी है कि बहुमत मतदाताओं का उसकी उपेक्षा हो रही है। इलाज है कि मतदाताओं की बहुमत यानी सत्य बहुमत को राजनीति स्वीकार करे। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है नामचीन लोगों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब, इस चर्चा में शरीक होने के लिए, भाग लेने के लिए। आप सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं, सत्य बहुमत की विचार के जनक हैं, जिसका कहना है, जिस पार्टी का कहना है कि जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा वोट हो उसकी बने सरकार। कोई सांसदों के बहुमत और दलों का गठबंधन बनाने, एनडीए, यूपीए, इंडिया करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयेश कुमार जी, जो भोपाल से, ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं राजीव रंजन सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये बड़ी चर्चा
मैं सवाल आज सबसे पहले जयेश कुमार जी के पास ले जाना चाहता हूं। जयेश जी, आपके पास राजनीतिक अनुभव भी पत्रकारिता करते हुए बहुत है। हम एक सीधा सा सवाल रख रहे हैं। आज पूरे देश की सियासत दो हिस्सों में बटी हुई स्पष्ट दिख रही है, जैसा पहले कभी नहीं दिखी थी। इमरजेंसी का वक्त एक अपवाद माना जाता है। भाई, सत्ताधारी दल को भी 38 दलों की जरूरत आ गई। उनको यकीन नहीं है कि 303 दल जो उन्होंने छोटे दलों के साथ जीता था, वापस अगर अकेले चुनाव में जाएंगे तो उनकी वापसी सत्ता में हो पाएगी, वो 303 जीत कर आएंगे, उनको यकीन नहीं रहा। और विपक्ष को तो यकीन है ही नहीं कि अपने दम पर जीत पाए। उनका उसका तो स्वाभाविक है कि वो सबको इकट्ठा करके वो इकट्ठा हो रही है। लेकिन दो धड़ों में सियासत बटी दिख रही है। एक 38 का कुनबा है, एक 26 का कुनबा है। हम ये कह रहे हैं, सांसदों का बहुमत जुगाड़ते जुगाड़ते जो बड़े दल हैं उनको छोटे दलों का बहुमत जुगाड़ने की क्या जरूरत आ पड़ी। अरे सीधे मतदाताओं का बहुमत जुगाड़िए, आइए सत्ता में। जी जयेश कुमार। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी दुविधा की बात यही है कि जो सीधे मतदाता है वो सीधा केवल एक पार्टी के प्रतिनिधि को चुन पाता है, उसके बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से नेताओं को बड़े बड़े स्तर पे बड़े पद देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो। तो ये जब उनके हाथ में पूरी बागडोर चली गई है, तो ये सबसे बड़ी देश के दुर्भाग्य है कि मतदाता के हाथ में केवल एक वोट डालना, वो भी पार्टी प्रतिनिधि का है। वो यहाँ तक कि कभी कभी नोटा में भी नहीं बराबर वोट डाल पाता, ना ही वो जो अन्य पार्टियों के दल रहते हैं या फिर जो बोलते हैं ना, जो बिगर पार्टी के लोग लड़ते हैं उनको भी डाल नहीं पाते, कि वो भी सत्ता में आ नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का। और रही बात पार्टी को छोटे स्तर पे गठबंधन की, तो उसका कारण ये कि जिस तरीके से मोदी पूरे देश के अंदर जैसा जिस तरीके से पिछले लंबे समय से काबिज हो गए, तो उनके तोड़ के लिए कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको उसको ये नजरिया उसका दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम उन पार्टियों को भी जोड़ना शुरू कर दे जिनको कभी उन्होंने अपने से दूर किया था। तो वो एक यही है कि एक लड़ाई लड़ने के लिए वो एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी इस बात को समझ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आपने महाराष्ट्र में जब देखा होगा कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जिस पार्टी को गलत बता रहे थे, बाद में उसी पार्टी के व्यक्ति को उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद दिया और महाराष्ट्र में जोड़ा। तो एक कारण यही है कि बस सत्ता की लालसा है, कुर्सी की लालसा है। और यही कारण है कि गठबंधन का एक जो दौर है अब वो पूरे देश में चल पड़ा है। जी प्रेम जी। जी जी। अब मैं सीधे सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। इस बात को आगे बढ़ाया जाए चौधरी साहब के राजनीतिक दल सांसदों का बहुमत इकट्ठा करते करते दलों का बहुमत इकट्ठा करने लगे हैं चुनाव से पहले। चुनाव के बाद वो सांसद की अहमियत उनके लिए हो जाती है, चुनाव से पहले छोटे दलों की अहमियत हो जाती है। और मतदाता की अहमियत सिर्फ चुनाव के दिन होती है, उसके पहले ना उसके बाद उनको समझ में आता है। जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, आज जो भी ये कुछ चल रहा है, ये बड़े दलों की नाकामियों की वजह से छोटे छोटे दल बने। आज बड़े दलों के मुकाबले में छोटे दलों का महत्व आज के दिन तो ज्यादा लग रहा है। भले ही चुनाव होने के पश्चात ऐसे 2019 के अंदर हुआ कि इन एनडीए वालों ने छोटे दलों का महत्व बिल्कुल खत्म कर दिया। एक तरह से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो स्टेट पार्टियां हैं, राज्य की जो पार्टियां हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं है, ये महत्वहीन है, खत्म कर देंगे हम इनको। और आज फिर इन्हीं लोगों को जोड़ के 38 और 39 पता नहीं कितनी कितनी गिनती गिनवा रहे हैं। आप मेरी बात को ये ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मान लो 2024 के चुनाव के बाद ज्यादा सांसद या ज्यादा वोट तो समझ लीजिए दो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हीं के आने वाले हैं। इन छोटी छोटी पार्टियों के तो कोई बहुत ज्यादा इनके सांसद जीतने वाले नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनके पास कुछ वोट जरूर आ जाएंगे जहां भी इनके उम्मीदवार होंगे। तो अब अगर मान लो इनके कोई एक दो चार पांच सांसद आ भी गए और इनके जो लीडर हैं
एक दो ही तो दल हुए ना इस टाइम पर, एक एनडीए और एक दूसरा ये जिसको आप इंडिया कह रहे हैं। तो मान लो इंडिया वाले पक्ष के अंदर अगर थोड़े से कुछ इनके सबको मिला के भी थोड़े से कम रह गए, तो ये जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं ये सारे के सारे फिर एनडीए में जाने की कोशिश करेंगे, या जो एनडीए के अंदर जो आज के दिन छोटी छोटी पार्टियां हैं वो इंडिया में जाने की कोशिश करेंगी, और ये आराम से उनको ले भी लेते हैं। आज इनका ये तो एग्रीमेंट या इनका ये समझौते तो हो रहे हैं कि भाई हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ सब कुछ मिलके इनका विरोध करेंगे, लेकिन क्या इनका कोई ऐसा भी समझौता हो रहा है कि भाई चुनाव होने के पश्चात भी हम एक ही रहेंगे? वो समझौता तो हो नहीं रहा है कोई भी। फिर खुले हैं सारे के सारे, अपने 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 चुनाव चिन्हों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव होने के बाद में फिर सारे स्वतंत्र हैं, चाहे कोई कहीं भी जाए। तो ये तो एक सिवाय मौका परस्ती के, मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों ही ग्रुपों के अंदर ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे मतदाताओं का कोई भला होने वाला नहीं है। जो राजनीति पहले थी वही राजनीति आज है, और वही राजनीति भविष्य में होने वाली है। यदि आपको एक अच्छी राजनीति चाहिए और इसका परमानेंट समाधान करना है इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का, तो सिवाय सत्य बहुमत के और कोई इलाज नहीं है। इन नेताओं के दिमाग में, इन नेताओं की बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आती कि भाई इससे तो अच्छा जब तुम इतने 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 मीटिंग करके और सालों से इतना पैसा खर्च कर करके इनके ग्रुप बना रहे हो, इससे तो अच्छा कोई एक राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प बनाओ जिससे कि ये भ्रष्ट राजनीति ना हो। इसके ऊपर कोई सुझाव नहीं मांगेगा कोई भी, ना इसके ऊपर कोई चर्चा करेगा। जो साधारण मतदाता हैं उनमें से ये किसी को अपना लीडर नहीं मानते या उनको उनके ग्रुप में नहीं जोड़ना चाहते। भाई जब तुम इतने अपने पार्टियों के लीडरों की मीटिंग कर रहे हो तो उनके कुछ थोड़े थोड़े उनके मतदाताओं को भी बुला लो, कुछ तो बात रखेंगे वो अपनी, कुछ तो बोलेंगे। उनको भी बुला लो जिन्होंने नोटा को वोट दिया, उनको भी बुला लो जिनके उम्मीदवार हार गए। ऐसा तो करेंगे नहीं। और सबके सबने देखिए एक भ्रष्ट राजनीति का रास्ता निकाल रखा है, और लोगों को, मतदाताओं को, पूरे देश के मतदाताओं को मूर्ख बनाने का एक फार्मूला ढूंढ रखा है इन्होंने। और हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर सारे के सारों ने अपना प्रभुत्व बना लिया। इस क्षेत्र का मालिक मैं, इस क्षेत्र का मालिक मैं, उस क्षेत्र का मालिक मैं, चाहे वो एनडीए है चाहे इंडिया है। और ये आपने अभी ठीक बताया अपने आरंभिक वक्तव्य के अंदर कि एनडीए को इतने 303 सांसद इनके जीतते ही नहीं अगर ये समझौते नहीं करते। तो जो उम्मीदवार हार जाते हैं या जिन पार्टियों का मान लो एक भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा, तो उस पार्टी का और उनके वोटों का ये क्या करने वाले हैं? इसका कोई जवाब है इनके पास? या मैं फिर दोहरा देता हूं कि मान लो इनमें से इनका ये तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है ना कि भैया सारे के सारे चुनावों के बाद भी एक ही रहेंगे, चाहे इनकी सरकार बने या ना बने। ये फिर इधर से उधर बहुमत बनाने के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो जब बहुमत का तो कोई फैसला हुआ ही नहीं, बहुमत के ऊपर तो कोई निर्णय नहीं हुआ ना। बहुमत तो फिर वही जादुई आंकड़े का है 272 का, और 272 नहीं हुए तो वो लाओगे कहां से? ज्यादा है तो उनको मान लो इनके 272 की जगह इंडिया वालों के 300 सांसद आ गए। अब 300 सांसदों के अंदर फिर झगड़ा होगा इनका। जब सबके चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं तो वो बोलेगा जी कि मुझे ये बनाओ, वो कहेगा जी कि मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। कुछ भी हो, मतलब इनके महत्वाकांक्षा तो रहेगी ना सबकी, और राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। तो एक ऐसा फार्मूला बनना चाहिए, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि पूरे देश के अंदर समय बर्बाद ना हो, और एक अच्छी राजनीति हो जिससे कि गरीब मतदाताओं का भला हो, जिससे कि हमारे को ये 90 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटना ना पड़े, सबको रोजगार मिल जाए, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बेरोजगारी, गंदगी, बीमारी, अपराधों से पीछा छूटे। इस तरीके के समझौतों से मुझे तो नहीं लगता कि कोई
गरीब मतदाताओं के कल्याण की कोई योजना बनने वाली है? प्रेम जी। जी मैं विकास कुमार जी के पास आता हूँ। विकास जी, बात चल रही है कि मतदाता इन गठबंधनों में अब भी महत्व नहीं पा रहे हैं। सत्यदेव चौधरी जी एक बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कि किसी भी गठबंधन में कोई दल अगर सांसद विहीन रह जाता है तो उसकी अहमियत क्या है, क्या रहने वाली है उसकी अहमियत। और उन्हीं दलों की अहमियत होती है जिनके पास सांसद ज्यादा है। सांसद ज्यादा हो इसके लिए ही गठबंधन होता है कि चुनाव हो जाए और अधिक से अधिक सांसद आ जाएं, वोटों का ट्रांसफर हो जाए। तो इतनी चिंता क्यों है? क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था सोची जाए कि मतदाता जिसके पास ज्यादा हो वो सरकार बनाए। तो इस तरह के गठबंधन करने की, मजबूरी वाले गठबंधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जी जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। बहुत सही सवाल उठाया है। और अभी जो मैं सुन रहा था सत्यदेव चौधरी जी को, कि एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें ये समझ में आई कि चलिए, बहुत लोग इस बात से सहमत हो रहे होंगे, जो सत्ता के खिलाफ जो एक आवाज उठ रही है, वो लोग खुश हो रहे होंगे कि चलो इंडिया नाम आ गया, एक नाम ऐसा हो गया जिससे कि गठबंधन मजबूत बनेगा। लेकिन एक बात, एक आशंका फिर भी ये है, जो अभी इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि उनको वो जादुई आंकड़ा नहीं मिलता है या मिल भी जाता है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो फिर इधर से उधर नहीं होंगे, फिर वो बहुमत नहीं बना, बहुमत तो कि फिर वही राजनीतिक व्यवस्था वही की वही रही। तो ये बिल्कुल इस बात का कोई समझौता नहीं हुआ, ये बात में बिल्कुल ठीक लग रहा था। इसलिए इस बात को मैं मानता हूँ कि ये कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है कि ये समाधान है ही नहीं। मतदाता को इससे कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि मतदाता, और दूसरा एक आपने जो अभी कहा कि जिस पार्टी के कोई सांसद नहीं है, ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक बात है। जिस पार्टी के सांसद ने वोट उन्हें भी मिले हुए, उन वोटरों की कोई भूमिका नहीं बनती नजर आ रही इस इंडिया में भी। दूसरा, जिसके सांसद जीते लेकिन उसके कई सांसद हारे भी, तो उस पार्टी के, उस हारने वाले सांसद के भी वोटर की क्या भूमिका है, वो भी है, वहां उनकी भी कोई भूमिका नजर नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये है जो अभी ये हारे एक हुए जो हम, सांसद ना बोला जाए, सांसद तो हमेशा जीते हुए होते हैं। सॉरी, जी मतलब जिस पार्टी के उम्मीदवार हार गए, जिस पार्टी के उम्मीदवार हार गए और उनके जीते हुए सांसद भी हैं, जिस पार्टी के जीते हुए सांसद है लेकिन उनके साबित तो नहीं जीतते, हारते भी हैं, तो जो उम्मीदवार हार गए वोट उन्हें भी मिला, उसकी भी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि वो सरकार में है तो भी कौन पूछने वाला है ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को। वो तो पार्टी उन्हीं को वैल्यू करती है जो हर पार्टी नहीं चाहती है उस ये टिकट स्पष्ट करना होगा विकास जी। जी विकास जी, ये स्पष्ट करना होगा कि इनकी जी भूमिका नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। बल्कि इनकी भूमिका तब भी होगी अगर सत्य बहुमत के आधार पर सरकार बने, जी जी, हाँ तो हाँ, हारे मेरा हुए मतलब, उम्मीदवारों के भी वोट काउंट होंगे और उनकी भूमिका बन जाएगी। आज बन जाएगी। इनकी जी जी भूमिका नहीं है, चाहे सत्ता में सत्ताधारी दल के हारे उम्मीदवार हो या विपक्ष के या जीते या हारे कोई भी जी सांसद या जी जी जी, उम्मीदवार हो। जी बिल्कुल सही कहा। यही मेरा कहने का मतलब था, जो मैं थोड़ा सा समझा नहीं पाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने ये बात, यही मेरा कहना है। तो इस दोनों ही स्थिति में वोटर की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। अब रही बात जो ये इकट्ठे हो रहे इंडिया के नाम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और भी जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, वो सत्ता को, एक सत्ता को हटाने के लिए सारे एकजुट हुए थे। और वो जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी थी, वो सत्ताविहीन हो गई और ये सारे इकट्ठे हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या मिला? वही राजनीतिक व्यवस्था, कोई बदलाव नहीं। तो कुल मिला के राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम हो रहा है। और गठबंधन का वही, और गठबंधन की, जबकि मैं कहूँ कि राजनीति और मजबूत बनती नजर आ रही है। वोटरों को कोई न्याय मिलता इसमें नजर नहीं आ रहा है। और मैं कोई खास परिवर्तन मुझे तो नजर नहीं आता दिख रहा है। जी जो जी आपने कहा जी कि दलों की नहीं, दलों को नहीं, दिलों दिलों को को जोड़ने की जरूरत है। जी, दिलों को जीतो, देश का मत सत्य बहुमत, तो सत्य बहुमत तो से ही देश का मत जोड़ने की और जरूरत देश है। के लोगों की भूमिका जी जरूरत है। जी 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 मैं एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। हम लोग लगातार चर्चा करते रहे और आज का दिन इस चर्चा को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। आज जो राजनीतिक घटनाएं घटी हैं देश में,
वो इस चर्चा को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है कि हमारा लोकतंत्र, संसदीय प्रजातंत्र कैसे मजबूत होगा। मैं राजीव रंजन जी के पास आना चाहता हूं कि संसदीय प्रजातंत्र जिसमें कि एक सरकार जिसको निकम्मा या असफल बता करके विपक्षी दल इकट्ठा होते हैं और वो विकल्प भी देना चाहते हैं जिन तरीकों से, वो तरीका वही है परंपरागत कि कैसे हमारे पास सांसद ज्यादा आएंगे। यही एकमात्र तरीका है कि सांसद ज्यादा आएंगे तभी हम उसको सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। तो क्यों नहीं इस सोच पर ही पुनर्विचार का वक्त है, क्योंकि ये सांसद ज्यादा आएंगे बोलने से ही ये 38 बनाम 26 की लड़ाई हो रही है। विचार पता नहीं इस गठबंधन में रहेगा या नहीं रहेगा, मुद्दे रहेंगे या नहीं रहेंगे, सिर्फ मुद्दा यही है कि मैं अच्छा हूं तुम खराब हो, मैं अच्छा कर सकता हूं तुम अच्छा नहीं कर सके, यही मुद्दा रह जाता है। तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचा जाए कि सांसदों को इकट्ठा करने की होड़ ही खत्म हो जाए। राजीव रंजन जी, ये आज की राजनीतिक जो गठबंधन वाली सियासत दिख रही है दो ध्रुवों में बटी हुई, उससे तो अब ये विचार बहुत मजबूती से उभर कर सामने आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल सही है। यदि आप हवा की धाराओं के साथ ना सोचे, थोड़ा सा ठहर के सोचे, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इतिहास में जहां तक हमने राजनीतिक घटनाओं को, आजाद भारत के राजनीतिक घटनाओं को पढ़ा है, हमसे ज्यादा आपका अनुभव है, इस तरह का नैरेटिव और इस तरह की प्रतिस्पर्धा जो है वो कभी देखने को नहीं मिली कि राजनीतिक दलों की संख्या से यहाँ पर साइकोलॉजिकल माइलस्टोन लेने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी की हो। बीजेपी वाले जो हैं वो ये दंभ भरते थे कि हमारे अकेले मोदी सब पर भारी हैं, और वो आज वो नंबर ऑफ पार्टी ज्यादा काउंट कर रहे हैं। सर, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि आज पूरे भारत में दोनों जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनको इस बात का एहसास है कि न एक विचारधारा, न एक कोई एजेंडा और न कोई एक नेता पर पूरे देश की जनता विश्वास कर रही है और न करने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनका ये दावा है कि उन्होंने पूरे देश को बदल दिया और वो अगले जब 100 साल हमारा आजादी का होगा उस समय भारत जो है वो अपने स्वर्णिम स्थान को प्राप्त कर रहा होगा, या जो विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं सर, उसमें उनमें से किसी नेताओं को ये भरोसा है कि वो वर्तमान के नेता का विरोध करके पूरे देश की जनता को एक साथ अपने साथ जोड़ पाएंगे। इसीलिए ये छोटी-छोटी पार्टियों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। ये अपने आप में एक अजूबा प्रयास है। यदि बाहर के लोग इस बात को सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, बाहर मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको हंसी भी आ रही होगी। अब सर यहाँ पर बिल्कुल ये सवाल जायज है कि जब देश की जनता किसी एक नेता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसको मोटे तौर पर हर कोई स्वीकार कर रहा है, इसलिए गठबंधन की राजनीति और नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की संख्या ज्यादा बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर तो अल्टरनेट पॉलिटिक्स और अल्टरनेट विचारधारा के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। यदि उसको सही दिशा दिया जाए और यदि सही डायरेक्शन में उसको पुश किया जाए किसी एक लीडरशिप के अगुवाई में, तो इससे सुनहरा अवसर, आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कह सकते हैं कि ये गोल्डन टाइम है भारतीय राजनीति को रिवाइव करने का और एक नई विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाने का, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हर तरह के पॉलिटिकल पार्टी के लोक लुभावन वायदे, एजेंडा, उनकी नीति, रणनीति, सारी चीजों को देख चुकी है और थक चुकी है और उब चुकी है मेरे हिसाब से। जी जी, मैं जयेश कुमार जी के पास आता हूँ। जयेश कुमार जी, पहले राउंड में हमने चर्चा की कि एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें कि अब मतदाताओं के बहुमत की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और ये बात साबित हो रही है। दो बड़े कुनबों में सत्ताधारी दल भी बड़ी संख्या में छोटे दलों को इकट्ठा कर रहा है और विपक्ष भी कर रहा है। अब मैं थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें आपसे शेयर करता हूं कि इंडिया नाम को लेकर के बहुत चर्चा है। भाई, हम एक जगह टीवी चैनल में थे, हमारे साथ एक मित्र बैठे थे, उन्होंने ऑफलाइन कहा कि प्रेम जी, मैं तो
केस दर्ज करूंगा। इंडिया का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई इंडिया है, इस पर बात हो रही है। फिर मैंने अभी सुधीर चौधरी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी एक ट्वीट मैंने देखा कि अब लड़ाई इंडिया और भारत की हो गई है, तो उन्होंने भी एक रंग देने की कोशिश की। तो इंडिया को लेकर के अब राजनीति भी बदलेगी, सोच भी बदलेगी, इंडिया का प्रयोग सही है या गलत है वो भी बदलेगा, क्योंकि अब जब हम खेल के मैदान में दर्शकों को देखेंगे इंडिया इंडिया करते हुए तो उसका मतलब बदल जाएगा, वो भी होगा। तो क्या इंडिया के प्रयोग से आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? इंडिया टीवी चल सकता है, इंडिया न्यूज हो सकता है, इंडिया ऑपोजिशन नहीं हो सकता क्या? जय सर एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा बीच में सर, माफी के साथ। ये यदि आप किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, जिसको हम एनजीओ कहते हैं या ट्रस्ट कहते हैं, तो वहां पर जो है क्लॉज है कि आप भारत देश के नाम से नहीं कर सकते हैं, किसी देवी देवता के नाम से नहीं कर सकते हैं। तो यदि कुछ लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से उसी क्लॉज का हवाला देखिए। कानून सर पहले से नियम बना हुआ है कि आप भारत देश का इस्तेमाल किसी संस्था के निर्माण में नहीं कर सकते। देखिए राजीव रंजन जी, मैंने सवाल को उसी परिप्रेक्ष्य में रखा है, और मैं आपके जवाब के साथ फिर थोड़ा सा जोड़ते हुए आता हूं जयेश जी के पास, कि इंडिया फाउंडेशन भी मैंने सुना है, भारत फाउंडेशन भी सुना है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सबके नाम से तरह हिंदुस्तान दुकान भी हमने देखी है, हाँ, इंडिया के भी नाम से दुकानें भी हैं, सब कुछ हैं जी। जयेश सब कुछ है, लेकिन यहाँ राजनीति में सब कुछ जायज जब मानते हैं जब आदमी जीत कर सिकंदर बन जाता है। तो ये इंडिया जब भी सिकंदर कर्व बनती है और फिर जीत के काबिज होती है, जब ऐसा लगेगा कि इंडिया में कुछ हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। आप किसी भी नाम को ले सकते हैं। हम बात करें राहुल गांधी जी को लेकर के कि उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, उसको भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने नाम दिया था। तो भारत को जोड़ने की बात उन्होंने की थी, एक अच्छी पहल थी, मैं इस पहल को अच्छी मानता हूँ कि भारत को जोड़ना चाहिए। लेकिन उसका जो असर है वो जिस तरीके से असर व्यापक तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर हालांकि 2-3 राज्यों में इसका असर व्यापक रूप से दिखा, वहाँ सरकार इनकी बनी है, लेकिन अन्य राज्यों में उसका असर उस तरीके से नहीं दिखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस यात्रा को निकाला था। अब रही बात इंडिया की बात, तो ये जरूर हमारे जो साथी बता रहे कि कई चीजों में प्रतिबंध लगे हुए। अब अखबार भी करने जाओ तो एकदम नहीं मिलता है इंडिया के नाम से। हालांकि अब लोग उसको दूसरे तरीके से द इंडिया, ऑल इंडिया करने लग गए। और रही बात जिस तरीके से उन्होंने संस्थान बनाया, उन्होंने एक एक अक्षरों को जोड़ा है, उन अक्षरों को जोड़ के उन्होंने इंडिया को काबिज किया। और ये अच्छी बात है कि इस देश के अंदर इंडिया को फिर से एक राजनीतिक रूप से पूजने लगे हैं। हालांकि विपक्ष ने ये कुछ न कुछ दिमाग में लाने के बाद इस नाम को रखा होगा, कहीं ना कहीं उनके जो साथी उन्होंने कुछ दिमाग में दिया होगा जब रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया रखने के बाद इनको कुछ फायदा होगा, क्योंकि आम जनता जो चाहती है और आम जनता, आम मतदाता जो चाहते हैं वो इस देश के अंदर न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आम मतदाता जिस आदमी को चुनता है उसको चुनने के बाद उससे काफी आशाएं रहती है, लेकिन चुनने के बाद उसके हक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद पार्टी अपने स्तर पे काम करती है, चाहे वो निचले स्तर पे करे, ऊपर स्तर पे करे, या उनको दायित्व देने की बात करे। कभी भी मुख्यमंत्री आम मतदाता नहीं चुनता, न प्रधानमंत्री चुनता है, न राष्ट्रपति चुनता है। ये केवल राजनीतिक पार्टियां जो चुन के आती है वो अपने हिसाब से इन पदों को चुनते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस व्यवस्था को चेंज करना चाहिए और सीधा आम जनता को अधिकार देना चाहिए कि यार मुख्यमंत्री ये खड़ा है, इसको हम वोट देंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में परिवर्तन हो सकता है, तो नाम बदलने से, नाम नहीं गठबंधन एक करने से मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर परिवर्तन होगा। जी प्रेम जी। जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। चौधरी साहब, आपके पास इंडिया पर बात करना थोड़ा ज़रूरी था और जयेश जी के विचार भी आना जरूरी था, क्योंकि आज देश में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। एक बड़ा अपोजिशन पार्टी दल खड़ा हुआ है, 26 दल इकट्ठा हुए हैं, तो इंडिया को लेके बात है। इंडिया का फुल फॉर्म जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इसका
बड़ा मतलब है। इंडियन तो हो गए, सब भारतीय हो गए। आप म्यूट है, आप म्यूट को थोड़ा म्यूट कर लीजिए, तब तक मैं इंडियन का मतलब बता रहा हूँ, पूरे एब्रिविएशन का मतलब बता रहा हूँ। इंडिया आई से जो है इंडियन हो गए, एन से नेशनल हो गए। ये नेशनल होना भी अपने आप में बीजेपी की सियासत के पैरेलल में एक बात बोलनी है। और डेवलपमेंटल, पहले चर्चा हो गई थी कि डेमोक्रेटिक है डी का मतलब, लेकिन बात सामने आई कि डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक तो हम हैं ही। या आप ये भी कह सकते हैं सत्यदेव चौधरी साहब की शायद डेमोक्रेटिक होना ज्यादा जरूरी नहीं रह गया हो। इनको लगता है डेमोक्रेटिक होना ज्यादा जरूरी नहीं है, डेवलपमेंटल होना ज्यादा जरूरी है। तो डेवलपमेंट को लेकर के नरेंद्र मोदी जी भी बोलते रहते हैं, तो विपक्ष ने भी उसी ट्रैक को पकड़ा। उसके बाद जो अगला है इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव, तो यानी समावेशी विकास, ये भी जो विचारधारा है, आर्थिक उदारीकरण आने के बाद में लोक कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र आया, अमर्त्य सेन ने दिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ जोड़ लिया था। समावेशी शब्द का बहुत वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो विपक्ष ने भी उस शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर ये अलायंस तो नेचुरल उसका मतलब है। तो इंडिया का ये पूरा मतलब है, एक तरह से अपोजिशन वैचारिक रूप से भी एनडीए को टक्कर देने की सोच रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? भाई देखो प्रेम जी, ये इंडिया रखो, भारत रखो या कुछ भी नाम रखो, खाली नाम रखने से अगर राजनीति में परिवर्तन हो जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को इस तरह से भी कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं कि आपने अपने बेटे का नाम अगर करोड़ीमल रख दिया और अगर वो रोजगार हो गया, उसको करोड़पति बन गया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सारे अपने बेटों का नाम करोड़ीमल करोड़ीमल रख लो, फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये नाम रखने से ही राजनीति बदल जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के अंदर अगर इन्होंने डेमोक्रेसी के बदले में डेवलपमेंटल किया है, वो भी मुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक। जब डेमोक्रेसी है ही नहीं तो ये कैसे मान लिया इन्होंने जी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है ही। तो डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा है, ये आप समझाएं हमारे को, डेमोक्रेसी किसको बोलते हो? हाँ, लेकिन ये जरूर मैं इस समय मान रहा हूं कि आज से लेकर जब तक 2024 का भारत ये लोकसभा का चुनाव ना हो जाए तब तक शायद हमारे को कुछ बोलने की, लिखने की ऐसी कुछ छूट मिले जिसकी वजह से ये ईडी सीबीआई हमारे पीछे ना पड़े। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ये बीजेपी वाले या जो एनडीए गवर्नमेंट जो आज के दिन सत्ताधारी हैं, ये अपने आप को लोकतांत्रिक प्रमाणित करने के लिए शायद इसका ईडी का और सीबीआई का उपयोग कम करें। और कुछ अमेरिका और फ्रांस के मीडिया ने भी, जो इनकी प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान जो इन्होंने उनके मीडिया ने हमारे लोकतंत्र की और मानवाधिकारों की आलोचना करी, उससे भी शायद इनके दिमाग में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से ये इतनी छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेके जोड़ रहे हैं। वरना ये तो मना कर रहे थे कि हमारे को इनकी जरूरत ही नहीं है, तो खत्म कर देंगे हम इन पार्टियों को, ये लोकतांत्रिक है ही नहीं। तो ये देखिए 2024 तक, और अगर थोड़ी हो सकता है कि खुली सांस ले लें आप, और अगर 2024 में ये जीत गए, जिसको ये एनडीए कहते हैं, उसके बाद फिर क्या होने वाला है ये तो मेरे को कल्पना से भी बाहर है। मैं नहीं समझता कि फिर आपको कोई बहुत ज्यादा बोलने की, लिखने की और अभिव्यक्त करने की आजादी मिलने वाली है, जब आज ही हमारा ये हाल है। टैक्स पेयर की और वोटर की क्या क्या दुर्दशा है ये तो हम जानते हैं। आज के दिन 10 साल का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल के पीरियड के अंदर तो आप दुनिया बदल के रख सकते हो, लेकिन 10 साल मिल जाने के बावजूद भी इन्होंने केवल हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का, नफरत का, डर का माहौल बनाने के सिवाय कोई ऐसा विकास नहीं किया जिसकी वजह से किसी बात की प्रशंसा करी जाए। अब हिंदू मुसलमानों का नफरत करवाने से और डराने से हमें क्या मिला? एक टैक्स पेयर को क्या मिला? एक कारोबारी आदमी को क्या मिला? इसी जून के महीने की मैं आपको बता रहा हूं कि जून के क्वार्टर एंड के अंदर हमारा एक्सपोर्ट 22% से भी ज्यादा घट गया, जो पिछले 3 सालों से लगातार घटता आ रहा है। और इस समय आज के दिन
जो डॉलर और पौंड का जो वैल्यू है वो कितना ऐसा इस स्पीड से बढ़ रहा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, क्या नहीं हो गया। तो कहाँ से आप निर्यात करेंगे, कैसे आप आया? निर्यात में तो चलो फिर भी, लेकिन होगा जब तो निर्यात होगा ही नहीं तो उसका फायदा कैसे होने वाला है? तो ये तो चलो मैं दूसरी दिशा में चला गया इस डिबेट के अंदर। असली बात यही है कि जब तक आप इसको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बनाएंगे, मतदाताओं के बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। और जब आप इनके दिमाग में बार बार, मैं तो यही सोचता हूं कि ये क्या इनके दिमाग में है कि खाली पार्टियों को जोड़ने से हम इनको हरा देंगे। पार्टियों को जोड़ने से हराने वाली व्यवस्था ये बनेगी नहीं, और बन भी जाएगी तो इससे पहले बन चुकी है। ये इस तरीके के उदाहरण पहले बन चुके हैं, पहले नहीं बने थे क्या? आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण ने तो, इन्होंने तो कम से कम इन पार्टियों के नाम नहीं बदले, इनके चुनाव चिन्ह भी खत्म नहीं किए। जयप्रकाश नारायण तो एक ऐसे लीडर हुए थे कि जिन्होंने इन सब पार्टियों के नाम खत्म कर दिए थे, इनके सबके चुनाव चिन्ह खत्म कर दिए थे और एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़वाए थे। अभी भी मैंने सुना था कि शायद एनडीए वाले इन सब पार्टियों को जोड़ के ये कह रहे हैं जी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा कमल के निशान के ऊपर ही। मैंने ऐसा सुना था किसी न्यूज के अंदर, पता नहीं मैं गलत हूं या ठीक हूं, लेकिन ये जो इंडिया वाले हैं ये तो सब अपने अपने चुनाव चिन्हों पे चुनाव लड़ेंगे, तो इनमें एकता कैसे आएगी? समझने की तो ये बात है ना, एकता कैसे रह सकती है? एकता तो तभी रहेगी ना जब सारे ग्रुप मिल जाएं और एक बात के ऊपर चुनाव लड़ें। खाली एक जने को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे तो चलो ठीक है, आज की राजनीतिक व्यवस्था से तो कुछ ना कुछ ठीक ही होगा, इससे तो खराब होने वाला नहीं है जी। लेकिन फिर घुमा फिरा के बात यही आती है कि भाई जिस पार्टी का कोई उम्मीदवार हार गया या उनके एक भी सांसद नहीं जीता, या किसी का मान लो 1 या 2 ही जीत गए, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो ही हो गए। जिसके 100 जीते हैं उनका इतना महत्व नहीं होगा जिनके खाली 2 या 3 जीते हैं, क्योंकि 272 जोड़ने के लिए मैं तो थोड़ी सी बात जोड़ता हूँ जी। मैं थोड़ी सी बात जोड़ता हूँ, आप जो बोल रहे हैं उससे आगे, और उसके बाद विकास जी के पास आता हूँ। वो ये कि सचमुच अभी एनडीए में देखिए तो एनडीए में लोजपा के पास 6 सांसद है और एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है एलजेपी, लोजपा। और लोजपा स्वयं बिहार में 5वें नंबर की पार्टी है, यानी जो बिहार में 5वें नंबर की पार्टी है वो एनडीए में 3रे नंबर की पार्टी है। तो बाकी जो दल है उनके पास तो शायद 1 सांसद हो, 2 सांसद हो, कोई सांसद ना हो। ऐसे कुनबों का प्रमुख आज बीजेपी है, तो वो बाकी दलों को बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि भाई कमल के फूल पर लड़ लीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। हालांकि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पिछली दफा ये बात मानने से इनकार कर दिया था, कि कहा था कि लड़ेंगे तो हम अपने ही पर लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर वो एनडीए में गए हैं, तो अब देखते हैं कि वो उनको कमल के फूल पर लड़ना पड़ता है कि वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं। तो मैं विकास जी के पास आता हूँ। विकास जी, एक बात में सत्यदेव चौधरी जी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की जगह जो डेवलपमेंटल शब्द इस्तेमाल हुआ है डेमोक्रेटिक की जगह, तो एक तरह से ये इंडिया डेमोक्रेसी से अलग वाली इंडिया हो गई, यानी इंडिया विदाउट डेमोक्रेसी एक टर्म्स में अगर देखें तो, जो उसके अलग अलग टर्म्स मैंने बताए उसमें, तो ये इंडिया क्या अपोजिशन के लिए अपोजिशन द्वारा इंडिया हो गया है क्या? आप म्यूट हटा लेंगे, म्यूट। जी देखिए, ये जो नाम रखा गया है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि भाई एक जो मैसेज जाए और वो लोगों को कहीं ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा इसमें यही करने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए में है
वो लोग टूट करके ये इंडिया में आए, इंडिया वाले टूट के इंडिया में जाए। तो कुल मिला के ये कुछ नहीं हो रहा है जो आप कह रहे हैं। ये सब ये जो समझौतों की राजनीति, गठबंधन की राजनीति और ज्यादा उसकी पराकाष्ठा बढ़ती जा रही है। मतलब कि ये सिर्फ एक ये इसमें ये है कि अब जो मौसम वैज्ञानिक है की तरह है कि भाई किसमें कहाँ उसको स्कोप नजर आ रहा है, किस तरफ हवा बहेगी, किस तरफ क्या लहर रहेगा, उसके हिसाब से ये इसी जुगात में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन बात वही घूम फिर के आ रही है कि डेमोक्रेटिक ये तो है ही नहीं। अगर डेमोक्रेटिक हुई तो डेवलपमेंटल की बात तो अपने आप आ जाएगी। एक सही लोकतंत्र होगा जहां मतदाताओं का बोलबाला होगा, मतदाताओं की भूमिका होगी, तो वो एक सरकार की जिम्मेवारी बनेगी। डेवलपमेंटल लिखने की आवश्यकता नहीं होगी वहां पे तो उसको काम करना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही होगी। जब ज्यादा वोट लेना ही होगा आपको पूरे देश में, तो फिर काम करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, और कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, हर पार्टियां किसी न किसी जाति पे आधार पे, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के आधार पे पार्टियां बनी हुई है। ये सारे के सारे समझौते करने के लिए ललायित है एकदम की हमें ज्यादा बार्गेन कर सके, और बार्गेनिंग का भाव बढ़ेगा इसमें। ये राजनीति अच्छी नहीं वाली, बुरा से बुरा देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो सिर्फ एक नई जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत के बदले ये लोग वोटों के बहुमत के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इस विकल्प के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, दलों को जोड़ने की क्या जरूरत है। और दलों को जोड़ने से क्या मिलेगा, फिर बहुमत का चक्कर, फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कौन मिनिस्टर बनेगा, ये तो सारा झंझट झमेला उसके बाद वही का वही रहने वाला है। ये तो और बुरी स्थिति मुझे नजर आ रही है, मुझे तो ये ठीक नहीं नजर आ रही। मैं जयेश जी के पास एक पॉलिटिकल सवाल लेकर आता हूँ। जयेश कुमार जी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया की होने लगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले वाले जो अपोजिशन की मीटिंग हुई थी, उसमें ब्रीफिंग करते समय लालू प्रसाद और नीतीश कुमार थे, प्रमुख रूप से थे। और राहुल गांधी के लिए बहुत चुटकी भी ली गई थी, शादी करवा देंगे, दूल्हा बना देंगे, तमाम चीज़ें हुई थी, याद होगा। और आज जो देखने को मिला इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये तीनों दिखे ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वजह क्या है। म्यूट को हटा लेंगे आप। जब राजनीति में हम लोग कुछ नई चीज लाते हैं तो उन लोगों को पहले दरकिनार कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में सामने आके खड़े हुए जिन्होंने चुनौती दी है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से अब इंडिया बना, तो वो ये नहीं चाहते कि जब इनके खिलाफत में वो लोग खड़े थे तो सामने आकर के आज इनके साथ के लिए बोले। हो सकता है एक कारण ये भी हो, लेकिन मुझे जिस तरीके से इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिस तरीके से दल का एक गठन किया, और गठन करने के बाद जो मीटिंग भी हुई इस मामले को लेकर के, तो उसमें अभी भी मुझे काफी संशय है कि क्या ये एक विपक्ष के रूप में, बड़े विपक्ष के रूप में सामने खड़े रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल एक गठबंधन किया है। उसके बाद की जो चीजें होना चाहिए कि हम अगर सीटें कितनी लाते हैं तो क्या किसके पास दायित्व रहेगा, कौन प्रधानमंत्री रहेगा, कौन क्या पद पे रहेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी इन्होंने इस बात को तय कर लिया होगा। तो ये जब एकदम कभी जीत के सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि दल उस समय इनको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल रहेगा, और उसका फायदा निश्चित रूप से एनडीए लेगा, मुझे ऐसा जो लग रहा है। रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो मैंने बताया ना कि कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं। अब जैसे बीजेपी के अंदर सिंधिया है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्टिंग इतने दूर इसलिए रखा गया, उन्होंने लंबे समय तक बीजेपी के खिलाफ बातें की थी, उनको प्रेस से लंबे समय तक उनको दूरी बना के रखने दिया। और अब जब उनको एक पद दे दिया, एक उनको ताज पहना दिया, उसके बाद वो पार्टी के अंदर कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सामने आ रहे हैं। जी प्रेम जी। जी जी, मैं राजीव रंजन जी के पास आता हूँ। राजीव जी, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इस महत्वपूर्ण ब्रीफिंग में नहीं थे, इसके क्या मायने हैं? सर, मेरे जानने वाले 2 लोग पटना से गए हैं बेंगलुरु कवर करने। मेरी उनसे कल रात में बात हुई और आज भी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा लीडर मेरे को नहीं मिला जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हो। नंबर 1 बात ये तो ऑफ रिकॉर्ड बात हुई।
दूसरी बात सर, आप इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। यदि आप बाहर से भी ऑब्जर्व करें तो पटना का जो मीटिंग हुआ था उसमें सेंटर स्टेज नीतीश कुमार थे और लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन जो वहां पर जो मीटिंग, कल भी मीटिंग हुई और आज भी जो मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो सेंटर स्टेज दिखी और वो लीड करती हुई दिखी। तो हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार को जो कन्वेनर बनाने की भी बात थी कि इस बार जो बेंगलुरु, पटना में ही बनाने की बात चल रही थी कि पटना में उनको कन्वेनर बना दिया जाएगा। जब यहाँ नहीं हुआ तो फाइनल हुआ कि अगले मीटिंग में तो उनको कन्वेनर बना ही दिया जाएगा। उनको कन्वेनर बनाने की बात नहीं आई आज सामने। इसका मतलब सर, और इतना महत्वपूर्ण ये जो ब्रीफिंग था, जो कि सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो नीतीश कुमार का था, और वो यदि इससे बाहर हैं तो ये सर सामान्य बात तो नहीं हो सकती, ये सामान्य घटना तो नहीं हो सकती। जो जयेश कुमार जी जो कह रहे हैं सिंधिया साहब वाली बात, वो चीज तो यहाँ पर नहीं है सर, इतना तो पक्का है। और ये 1-2 दिन में ये चीजें डिफोल्ड, ये अनकोड भी होना शुरू हो जाएगा, डिकोड होना शुरू हो जाएगा और वो चीजें सामने भी आ जाएगी। मेरे हिसाब से सर ये सामान्य घटना नहीं है, इसको आप सामान्य तौर पे नहीं ले सकते। मैंने इस चर्चा को इसलिए इस बिंदु को लाया कि आज के दिन अगर ये बिंदु अधूरा रह जाता है तो चर्चा का एक हिस्सा जो है मैं अधूरा लगेगा, इसलिए मैंने इस बात को शामिल किया। लेकिन हमारी बात जहां से शुरू हुई थी कि आज इतना महत्वपूर्ण दिन है कि हम नियमित रूप से जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि मतदाताओं के बहुमत को और उसकी अहमियत को पहचानना जरूरी है। आज दोनों गठबंधन के सामने आने के बाद वो उस बात को बल मिला है कि कोई देश में पार्टी ही नहीं है जो अपने दम पर सत्ता में आने का दावा कर सके। उनको सबको सांसद चाहिए और सांसद के लिए गठबंधन चाहिए। तो ये सही वक्त है कि ये गलत तरीके का जो लोकतंत्र चल रहा है, इस सांसद के हाथ में हम सौंप दे रहे हैं सत्ता, उस सांसद बिचौलिए के तौर पर इन सांसदों की भूमिका को खत्म करके मतदाताओं की भूमिका को स्थापित किया जाए। ये सोचने का आज बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहीं से हमने चर्चा शुरू की थी और मैं चाहूंगा कि थोड़े संक्षेप में ही सत्यदेव चौधरी जी इस बात को यहाँ कंक्लूड करें। जी देखिए प्रेम जी, मैं तो संक्षेप के अंदर यही कह सकता हूँ कि परमपिता परमेश्वर हमारे मतदाताओं को यह सद्बुद्धि दे कि वो सत्य बहुमत को समर्थन दें। अब जबकि आपके सामने सत्य बहुमत का विकल्प आपके सामने है, इससे पहले तो आप ये कह सकते थे जी कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है किसी और राजनीतिक व्यवस्था का, तो हम क्या करें। इसलिए कभी एनडीए, कभी इंडिया, कभी यूपीए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता रहता था। लेकिन आज तो आपके सामने उसका बिल्कुल अच्छे से सटीक इसका विकल्प आपके सामने है, और इसका एक क्षेत्र के अंदर कहीं से भी आप कुछ भी एक उसका प्रयोग करके देख लें। ये सारे जितने भी हैं, जितने भी एनडीए हैं, जितने भी यूपीए हैं, आप कह रहे हैं कि देश के किसी हिस्से में भी, जी हाँ जी आप कह रहे हैं कि देश के किसी भी हिस्से में इस सोच के साथ कि मतदाताओं को शक्तिशाली बनाइए, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की परंपरा शुरू कीजिए, इस सोच के साथ देश के किसी भी हिस्से में जीत कर आइए और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की पहल कीजिए। ये खुला ऑफर देश की जनता को है कि आप कहीं भी इस सोच के साथ उतरिए और पूरे देश का पानी बदलिए, तंत्र का पानी बदलिए। तो इस चर्चा को यही विराम देने का समय, आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। राजीव रंजन जी, जयेश कुमार जी, विकास जी, सत्यदेव चौधरी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। हम दर्शकों का भी जो रूप से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी चर्चा